हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ल्यूमक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज का रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी ने रिसेंटली अपने रिजल्ट पोस्ट किए और काफी शानदार रिजल्ट, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किए हैं। एंड अगर आप देखें तो पूरे ऑटो सेक्टर में ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है, चाहे ऑटो एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो, चाहे ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां हो, या फिर जो आपके जो ऑटो ओईएम्स हैं उनके सेल्स नंबर आप देख लीजिए, टाटा महिंद्रा या मारुति के या हुंडई के, सबके सेल्स ग्रोथ जबरदस्त आपको दिखाई देंगे। तो पूरा के पूरे ऑटो सेक्टर में बूम है और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। उसके पीछे कई सारे रीजंस में सबसे पहला रीजन, जैसे गवर्नमेंट ने भी जीएसटी कट किया एंड इसके बाद अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग जो अपने लोगों को या वुमेन्स को फाइनेंशियलाइज करना शुरू किया, उनको कैश देना शुरू किया है। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि टैक्स में भी रिबेट मिली है, जिसकी वजह से आप देखें कि लोगों के हाथ में पैसा बचना शुरू हुआ है। और जब लोगों के हाथ में पैसा बचना शुरू होता है तो वो क्या करता है कि अपने एक्सपेक्टेशंस या अपनी जो लाइफ है उसको इनहेंस करने के लिए उसके ऊपर खर्च करना शुरू करता है। और उन्हीं में सबसे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले तो आदमी अपने लिए घर बनाता है। घर बनाने के बाद आदमी सोचता है थोड़ी लग्जरी हो जाए, तो फिर वो अपने लिए फोर व्हीलर या टू व्हीलर ऐसी गाड़ियां खरीदना शुरू करता है। और जब ये साइकिल अप ट्रेंड में जाता है, ऑटो साइकिल अप ट्रेंड में जाता है, तो ये ऑटो बनाने वाली जो कंपनियां हैं या जो ऑटो ओईएम्स हैं या फिर जो ऑटो एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनको काफी बेनिफिट मिलता है। जो कि इनके इन सारे ऑटो कंपोनेंट्स के जो अभी बनाने वाली जो कंपनियां, इनके रिजल्ट्स आप देखेंगे जिसमें आपको पॉजिटिवली दिखाई देगा। तो दोस्तों चलिए इनका देखते हैं कि इन्होंने मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बोला है, प्लस इनका रिसेंटली जो रिजल्ट आया था वो कैसा था। तो सबसे पहले हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल अगर आप देखें तो एक्चुअली इनका जो अगर आप बिजनेस मॉडल देखते हैं तो ये करते क्या है बेसिकली। ये जो अपने देश में फोर व्हीलर और टू व्हीलर बनाने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है या जो हुंडई है। एंड इसके अलावा आप देखें कि जो टू व्हीलर बनाने वाली सेक्टर की कंपनी जैसे बजाज ऑटो है, टीवीएस है, हीरो मोटोकॉर्प है, होंडा है। तो इन सब के लिए ऑटो कंपोनेंट बनाती हैं एंड इनको सप्लाई करती हैं। एंड इनका जो कंटेंट पर व्हीकल है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इनका बिजनेस का पूरा सिनेरियो अभी काफी पॉजिटिव है। तो दोस्तों, अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप देखें तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तीन सेगमेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो एडवांस प्लास्टिक वाला प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, दूसरा है मेकाट्रॉनिक्स और तीसरा है स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम। तो एडवांस प्लास्टिक्स में क्या बनाते हैं ये? फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए कॉकपिट्स एंड कंसोल्स आपने देखे होंगे, हेडलाइनर्स हो गए या डोर पैनल्स हो गए, ट्रिम्स हैं, लावर्स हैं, एयर इनटेक जो सिस्टम होता है फोर व्हीलर गाड़ियों में, या टैंक्स जो होता है। तो ये सारे पार्ट ये एडवांस प्लास्टिक वाले सेगमेंट में बनाते हैं। एंड अगर आप एडवांस प्लास्टिक वाले सेगमेंट में टू व्हीलर सेगमेंट में देखें तो ये लैंप्स बनाते हैं और फेंडर्स बनाते हैं। दूसरा जो सेगमेंट है मेकाट्रॉनिक्स का, मेकाट्रॉनिक्स वाले सेक्टर में अगर आप देखें तो फोर व्हीलर सेगमेंट के लिए ये जो पावर विंडो स्विच होता है वो बनाते हैं। इसके अलावा जो टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट होता है, जो आपके जो 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 व्हील जो गाड़ियों का जो सेटअप है, जो गाड़ियों का जो इंजन सेटअप है या जो स्टीयरिंग सेटअप है, उसको अप और डाउन मूव करने के लिए टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट यूज किया जाता है, वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो एंटीना होता है वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड अगर आप मेकाट्रॉनिक्स में टू व्हीलर सेगमेंट में देखें तो ये ऑक्सीजन सेंसर्स हो गए, टीपीएस हो गए या फिर आईवीआई यूनिट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तीसरा सेगमेंट अगर आप दोस्तों देखें तो इनका स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोल सिस्टम वाला सेगमेंट है, जिसमें ये फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए जो कंट्रोल सिस्टम्स होता है वो बनाते हैं। एंड जो आपके गियर शिफ्टर्स होता है, कंट्रोल हाउसिंग होता है, मोनोस्टेबल ई शिफ्टर्स होता है, या जो स्मार्ट एक्चुएटर होता है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा शिफ्ट टावर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। जो सीटिंग स्ट्रक्चर होता है वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड अगर आप टू व्हीलर सेगमेंट में देखें तो स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम्स में ये जो फ्रेम्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसके अलावा जो स्विंग आर्म्स होते हैं वो बनाते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर। तो इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि जो इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो जो ऑटो सेक्टर है उसके ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। एंड अगर आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखें तो वो 19% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हो रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप टू व्हीलर सेगमेंट देखते हैं तो वो 15% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हो रहा है। जो थ्री व्हीलर सेगमेंट है, थ्री व्हीलर सेगमेंट 35% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हो रहा है। और अगर इसके अलावा अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट देखें तो वो 18% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हो रहा है। एंड इसके अलावा जो आप पूरे के पूरे सेगमेंट में देखेंगे तो काफी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई देती है। एंड ये स्ट्रांग ग्रोथ में अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल का सेल्स है वो 21% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर Q3 में ग्रो हुआ है। एंड इसके पीछे कई रीजन मैनेजमेंट ने बताया कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी कट किया है, या जो भी रिसेंटली फेस्टिवल सीजन थे वो भी काफी स्ट्रांग गए हैं ऑटो ओईएम कंपनियों के। एंड अगर आप इसके अलावा देखें कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड हो रहा है। अभी लोग क्या करते हैं कि प्रीमियम गाड़ियों की तरफ जो परचेजिंग है
उसका लोगों का फोकस उस तरफ ज्यादा है। लोग प्रीमियम गाड़ियां, पहले क्या होता था सिंपल जो बेस मॉडल गाड़ियां होती थी या जो बेसिक जो गाड़ियां होती थी, फोर व्हीलर गाड़ियां या टू व्हीलर गाड़ियां लोग परचेज करते थे। लेकिन अभी के समय में आप देखें कि लोगों के हाथ में जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, लोगों की जो इनकम बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग अब क्या है, प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। जो आपके हैचबैक ट्रेडिशनल गाड़ियां होती थी उनकी सेल्स कम हो रही है, और इसके अलावा जो अभी आप देखें कि जो एसयूवी सेक्शन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो एंड इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन गया है। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि यूनियन बजट से भी ऑटो के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्प मिल रही है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन से जो भी ट्रेड डील हुई है एंड जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुआ है, इससे भी जो इंडिया में ऑटो ग्रोथ का जो सेगमेंट है उसको काफी हेल्प मिल रहा है, और मिड टर्म में वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा। दोस्तों आगे मैनेजमेंट ने अपने क्वार्टर थ्री के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने बोला था कि क्वार्टर थ्री वर्सेस क्वार्टर थ्री अगर आप देखें तो हमारा जो रेवेन्यू है 40% से ग्रो हुआ है, और अगर आप हमारे रेवेन्यू को 9 मंथ बेसिस पर देखें तो वो 38% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप हमारा इबिट्टा देखते हैं तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो क्वार्टर थ्री वर्सेस क्वार्टर थ्री बेसिस पर 51% की ग्रोथ आई है, और अगर आप 9 मंथ बेसिस पर देखें तो उसमें 42% की ग्रोथ दिखाई देगी। पैट के बारे में भी इन्होंने बोला कि हमारा जो क्वार्टर थ्री वर्सेस क्वार्टर थ्री, 93% से हमारा पैट ग्रो हुआ है, और अगर आप हमारा 9 मंथ बेसिस पर पैट देखें तो 60% से ग्रो हुआ है। और अगर हमारा पैट मार्जिन भी आप देखते हैं तो उसमें भी पहले जो 6.2% हमारा पैट मार्जिन हुआ करता था क्वार्टर थ्री लास्ट ईयर में, वो इस साल के क्वार्टर थ्री में अगर आप देखें तो बढ़ के 8.5% तक पहुंच चुका है। और अगर आप 9 मंथ बेसिस पर भी देखें तो वो भी 6% जो पहले हुआ करता तो बढ़कर के भी 6.9% हो चुका है। तो हर बिजनेस के हर प्रोस्पेक्टस पे हमारा जो ग्रोथ है वो जबरदस्त है, और उसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट में डिमांड काफी अच्छी खासी है, एंड इसके अलावा जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है वो काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। एंड इसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि हमने अपना जो रेवेन्यू का गाइडेंस है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रिवाइज कर रहे हैं। पहले हमारा रेवेन्यू का गाइडेंस हुआ करता था कि FY26 में हम 25% से ग्रो करेंगे, लेकिन अभी हमने उसको बढ़ा करके 30% कर दिया है। और इसके अलावा जो हमारा इबिट्टा मार्जिन है वो हमारी पूरी कंपनी के परफॉर्मेंस की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 15% हमने अचीव किया है, और ये इबिट्टा मार्जिन आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में और अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा और इंप्रूव होता जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने मर्जर के बारे में बताया। मर्जर के बारे में मैनेजमेंट ने बोला कि जो हमारा ग्रीन फ्यूल के साथ ग्रीन फ्यूल का जो हम एक्विजिशन कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है, वो अप्रूव हो चुका है, एंड वहां से हमको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट आना शुरू हो चुका है। एंड इसके अलावा आईईसी इंडिया के साथ जो इनका मर्जर था वो अंडर प्रोग्रेस चल रहा है, उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ने आगे कुछ नए लॉन्चेज के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने नए लॉन्चेज के बारे में बोला कि हमने कई सारे नए लॉन्चेज किए हैं जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है या जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उन गाड़ियों के लिए। जैसे कि इन्होंने मारुति के लिए जो मारुति का जो प्रीमियम मॉडल है विक्टोरियस, विक्टोरियस के लिए उन्होंने जो इंटीरियर लाइटिंग सिस्टम है या जो इंटीरियर पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें इनको ऑर्डर्स मिले हैं। एंड इसके अलावा मारुति का एक और मॉडल है सेलेरियो, सेलेरियो के लिए इनको उसके लिए भी इंटीरियर और सीएनजी के लिए ऑर्डर्स मिले हैं इनको। तो सीएनजी किट ये लोग एक्चुअली जो इनका ग्रीन फ्यूल वाला सेगमेंट है उसमें ये लोग क्या करते हैं कि सीएनजी किट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जो ओईएम्स है जैसे मारुति या महिंद्रा या टाटा उनको सेल करते हैं। तो इनको जो इनका सेलेरियो मॉडल है मारुति का उसके लिए सीएनजी किट के नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए हम जो महिंद्रा का जो नया मॉडल है एक्सयूवी 700 एंड एक्सयूवी 300 उसके लिए इंटीरियर पार्ट्स के ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, उनके लिए कुछ नए नए प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं। एंड जो टाटा है कि टाटा का जो प्रीमियम गाड़ी अभी लॉन्च हुई है सियरा, सियरा के इंटीरियर के लिए इनको कुछ नए पार्ट्स इन्होंने बनाए हैं और टाटा को सप्लाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा टू व्हीलर सेगमेंट में ये टीवीएस और बजाज के लिए कई प्लास्टिक पार्ट्स इन्होंने बनाने शुरू किए हैं और उनको सप्लाई कर रहे हैं। प्लस इन्होंने ये भी बोला कि हमारे पास अगर हमारा ऑर्डर बुक आप देखते हैं तो लगभग 1450 करोड़ का हमारे पास ऑर्डर बुक है, जिसमें से 33% हमको FY27 में एग्जीक्यूट करना है, 44% ऑर्डर हमारा जो है FY28 में हम एग्जीक्यूट करेंगे, और बाकी जो बचता है 33% वो हम FY29 में एग्जीक्यूट करेंगे। मैनेजमेंट ने आगे ये भी बताया कि ये स्ट्रॉन्गर फ्यूचर रेडी बिजनेस बना रहे हैं, जो कि प्रीमियमाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो सॉफ्टवेयर लीड सॉल्यूशंस है उसमें ये स्ट्रॉन्गर बिजनेस बना रहे हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि वी आर वेल इन पोजीशन टू डिलीवर कंटिन्यूअस ग्रोथ फॉर आवर स्टेक होल्डर्स। फर्दर अगर क्वार्टर थ्री 526 में आप देखें तो इनका रेवेन्यू जिसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि 40% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है, और इन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो टैक्स रेट है वो 26% रहेगा। और अगर आप हमारा देखें जो प्लास्टिक वाला सेगमेंट है, प्लास्टिक सेगमेंट हमारा 28% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है। हमारा जो मेकाट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट है वो 200% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर आप हमारा स्ट्रक्चर और कंट्रोल सिस्टम वाला सेगमेंट देखते हैं तो वो हमारा 15% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इसके अलावा अगर आप इनके प्लास्टिक सेगमेंट में देखें तो 745 करोड़ का ऑर्डर
पड़ा हुआ है इनके ऑर्डर बुक के ऊपर, और मेकाट्रॉनिक्स के लिए 345 करोड़ का ऑर्डर इनके पास है। एंड इसके अलावा जो स्ट्रक्चर एंड जो कंट्रोल सिस्टम वाला सेगमेंट है उसमें इनके पास 145 करोड़ का ऑर्डर पड़ा हुआ है जो एग्जीक्यूट करना इनको बाकी है। एंड जो इनका आफ्टर मार्केट वाला सेगमेंट है वो 15% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है। एंड जो इनके कॉम्पिटिटर अदर प्लेयर से जो आफ्टर मार्केट वाले सेगमेंट में वो 7 to 11% से ग्रो हो रहे हैं। मतलब ये इनका जो ग्रोथ है अपने पीयर्स की तुलना में काफी हाई है। एंड फर्दर मैनेजमेंट ने आगे बताया कि जो ग्रीन फ्यूल सोल्यूशन वाला जो सेगमेंट है जिसको उन्होंने लास्ट ईयर एक्वायर किया था उससे इनको 275 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ है। एंड पैसेंजर व्हीकल वाले सेगमेंट से टोटल रेवेन्यू का 53% रेवेन्यू इनको इनके पैसेंजर व्हीकल वाले सेगमेंट से कंट्रीब्यूट हुआ है। एंड अगर टू व्हीलर वाले सेगमेंट से देखें तो लगभग 24% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको मिला है। आफ्टर मार्केट वाले सेगमेंट ने इनको टोटल रेवेन्यू का 10% कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड अगर आप कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट देखें तो इससे इनके टोटल रेवेन्यू का 9% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। कैपेक्स के लिए मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो टारगेट है वो लगभग ईयरली 150 से 200 करोड़ का कैपेक्स करने का इनका टारगेट है। और अगर FY26 में आप देखें तो FY26 में ज्यादा कैपेक्स कर रहे हैं। इनका 172 करोड़ का ये कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं और इनका टारगेट है कि FY26 में ये 250 करोड़ से लेकर के 260 करोड़ तक का कैपेक्स करेंगे। मीन्स अगले 3 महीने में अगर आप देखें तो लगभग 80 से 90 करोड़ का कैपेक्स ये भी और कर सकते हैं। एंड इन्होंने अपने जो सॉफ्टवेयर सर्विस वाला जो सेगमेंट है उसके बारे में बताया कि ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ओईएम्स और ईवी प्रोडक्ट्स के लिए, ईवी जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए। एंड इनके पास लगभग 25 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम है। एंड इनका जो सॉफ्टवेयर सर्विस वाला सेगमेंट है इसका रिजल्ट आपको अगले 2 क्वार्टर्स में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एंड इसके लिए क्या कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े ओईएम्स है, टाटा है, महिंद्रा है या फिर जो टीवीएस है या बजाज है, इनके साथ ये ज्वाइंट वेंचर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू होता है दोस्तों इसके बाद। और सबसे पहला क्वेश्चन इनसे इनके फ्यूचर के रेवेन्यू के बारे में पूछा गया कि इनके लिए क्या, उनको क्या, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जर्वेशन है और मैनेजमेंट आगे उसको कैसे ग्रो करने के बारे में देख रहा है। तो इन्होंने आंसर दिया, इन्होंने बताया कि हमारा रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो होता रहेगा क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पड़ी हुई है मारुति से, महिंद्रा एंड महिंद्रा से, बजाज ऑटो से, टाटा से, इनके काफी सारे प्रोडक्ट के ऑर्डर इनके पास पड़े हुए हैं। एंड FY27 में ये उसको डिलीवर करेंगे। एंड इसके बाद ये अपने इन्होंने ये भी बोला कि ये तो कंटिन्यूसली इनके पास ऑर्डर बुक है जिसका ऑर्डर तो डिलीवर कर ही रहे हैं और FY27 के लिए भी इनके पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक पड़े हुए हैं इन सारे ओईएम से। एंड इसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि FY27 में हम अपने जो रेवेन्यू का जो गाइडेंस इन्होंने अभी दिया है कि हम 25 से 30% के रेट से हमारा रेवेन्यू पहले 25% इनका गाइडेंस, अभी इन्होंने बोला कि हम 30% के रेट से अपना रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे या बढ़ाएंगे। मैनेजमेंट ने ये बोला कि FY27 में हम उसको भी आगे अपग्रेड कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड मैनेजर ने ये भी बोला कि हम अगले 3 से 4 सालों तक 25 से 30% के रेट से कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने अपनी सब्सिडरी ग्रोथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। इन्होंने बोला कि जो हमारा आईईसी वाला सेगमेंट है वो लगभग 40% से ग्रो हुआ है 9 मंथ में। एंड जो हमारा मेकाट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट है वो 200% से ग्रो हुआ है 9 मंथ में। और इसके अलावा हम ये जो हमारी ग्रोथ है आईईसी या जो मेकाट्रॉनिक्स में इसको कंटिन्यूसली मेंटेन रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है वो काफी लो है और लो बेस से ग्रो करना इजी है और इनको फ्यूचर में काफी एक्सपेक्टेशंस दिखाई देते हैं और नए नए प्रोडक्ट के ऑर्डर भी इनको इन दोनों सेगमेंट में मिल रहे हैं। तो ये लो बेस पर काफी अच्छे तरीके से ग्रो करते रहेंगे। एंड इसके अलावा जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो इनका मेन जो है क्लाइंट है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए इन्होंने एक नई लाइन लगाई है। एंड जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा है, नई प्रीमियम गाड़ियां आप देखें तो सबसे ज्यादा वही लॉन्च कर रहा है। तो इससे इनके जो रेवेन्यू का जो विजन है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगा और ये आगे और भी तेजी से ग्रो हो सकता है। और दोस्तों इन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो इबिट्टा मार्जिन है वो FY27 में भी और तेजी से ग्रो होता रहेगा और कंटिन्यू ये ग्रो होता ही जाएगा। एंड इसके अलावा इन्होंने इसका एक टारगेट भी दिया है। FY26 में अगर आप देखें तो इनका इबिट्टा मार्जिन 15% था और मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये अगले 5 सालों में इस इबिट्टा मार्जिन को बढ़ा करके 20% तक लेके जाएंगे। और अगर आप अभी देखें तो FY26 में इनका जो इबिट्टा मार्जिन है वो बढ़कर के 15.5% हो चुका है। एंड बाद में इन्होंने फिर अपनी सब्सिडरी के लिए जो इनके सब्सिडरी है, इन्होंने 8-9 सब्सिडरी क्रिएट किए हैं या जॉइंट वेंचर्स किए हैं, उसके बारे में इन्होंने बोला कि हमारा जो ल्यूमेक्स योको वाला जो सेगमेंट है वो हमारे लिए हाफ ईयर FY26 मतलब H2 FY26 मतलब जो रिसेंटली करंटली चल रहा है। अभी तक क्या होता था ये जो इनका ल्यूमेक्स योको वाला सेगमेंट है वो नेगेटिव था, इनका इबिट्टा नेगेटिव बिजनेस था। लेकिन वो सेकेंड हाफ FY26 में इबिट्टा पॉजिटिव हो जाएगा। वो इनफैक्ट वो इबिट्टा पॉजिटिव हो भी चुका है। जो आप H2 का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको इनका ये वाला सेगमेंट इबिट्टा पॉजिटिव दिखाई देगा। एंड इन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो डिफॉल्ट टैक्स है वो 1 टाइम था तो उसके लिए आप लोगों को कोई वरी करने की जरूरत नहीं है।
एंड वो स्पेशली जो हमारा डिफर्ड टैक्स बढ़ गया था इस क्वार्टर में, वो बढ़ा इसलिए था क्योंकि हमने ग्रीन फ्यूल का जो एक्विजिशन किया था उसमें उसकी वजह से हमारा जो डिफर्ड टैक्स है वो बढ़ गया था। एंड जो इनका जो दूसरा एक्विजिशन इन्होंने किया था एल्प्स एल्पाइन का, तो एल्प्स एल्पाइन के बारे में इन्होंने ये बोला है कि इसका 500 करोड़ का टारगेट रेवेन्यू टारगेट है FY 2031 तक। FY 31 तक इसका इससे 500 करोड़ का रेवेन्यू इनको कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। एंड जो इसका इबिट्टा मार्जिन है वो 15% रहेगा। और दोस्तों अगर आपको इनकी इनकी एक्विजिशन और इनके जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उनके बारे में डिटेल में समझना है तो मैंने 2-3 दिन पहले इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट का वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल के ऊपर, उसमें हमने उनको डिटेल में स्टडी किया है। अगर यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग चाहें तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। एंड इसके अलावा इनका जो तीसरा सब्सिडरी है इथुरान, इथुरान में क्या करते हैं, इथुरान में बेसिकली क्या करता है, वो टेलीमेटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि इथुरान कंटिन्यू प्रॉफिटेबल है। एंड टेलीमेटिक्स जो है वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और इंडिया में भी इसका ज्यादा अभी तक ये नेसेंट स्टेज में इंडिया में टेलीमेटिक्स वाले सेगमेंट। एंड इसको इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं कि इंडिया में ये जो डेमलर इंडिया के नाम से जो 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है केवल उसको सप्लाई करते हैं। एंड टेलीमेटिक्स प्रोडक्ट का जैसे जैसे पेनिट्रेशन ऑटो एंसिलरी में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जो जैसे एवेंडम है, टाटा है या महिंद्रा या जो मारुति है, उनके साथ भी इनका डिस्कशन चल रहा है और उनके जो व्हीकल है उनके व्हीकल में जो टेलीमेटिक्स सिस्टम जो यूज होगा तो वो उसके लिए ये डीलिंग इनकी चल रही है। एंड इसके अलावा इनकी जो चौथी सब्सिडियरी है योग के नाम से, योग का जो ऑर्डर बुक है वो इंक्रीज हो रहा है। और दोस्तों आगे इन्होंने कंटेंट पर व्हीकल के बारे में डिस्कस किया। इन्होंने बोला कि अगर आप करेंटली देखें तो हमारा कंटेंट पर व्हीकल 3200 रुपीज पर व्हीकल है, मतलब इनको एक व्हीकल में इनके जो पार्ट्स है लगभग 3200 रुपीज पर व्हीकल लगते हैं या इनको मिलता है, जो कि अभी और उसको इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं। और उस नए सेटअप के लगने के बाद जो इनका जो कंटेंट पर व्हीकल है वो तुरंत ही लगभग 3500 पर व्हीकल हो जाएगा। और मैनेजमेंट का फोकस है कि उसको ये आगे बढ़ा करके 6700 रुपीज पर व्हीकल तक लेके जाएंगे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि करंटली जो एक्सयू महिंद्रा के 2 मॉडल XUV 700 एंड 7XO है उसमें इन्होंने बिगर साइज की स्क्रीन ऐड की है। उन्होंने एक्चुअली महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बिगर साइज की स्क्रीन की डिमांड की और उन्होंने उनको सप्लाई किया है। एंड इसके अलावा जो महिंद्रा के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो 6E के नाम से एक नया व्हीकल है, एंड इसके अलावा शायद एक 9E नाम से भी इनका नया इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, तो उसके लिए भी कई सारे पार्ट्स के इनके पास ऑर्डर्स हैं और उनके लिए इंटीरियर से लेकर के एक्सटीरियर तक के कई पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्होंने और उनके ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं। और इनका जो एक कंटेंट पर व्हीकल वाला सेगमेंट है ये आपको अगले 18 से 24 मंथ के अंदर ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। एंड इसके अलावा इन्होंने जो मारुति की जो नए जैसे विक्टोरियस मारुति का नया मॉडल आया उसके लिए इन्होंने एम्बियंट लाइटिंग उनको प्रोवाइड करना शुरू किया है, उनको देना शुरू किया है अभी। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ने भविष्य फ्यूचर के ऑर्डर के बारे में भी डिस्कस किया। मैनेजमेंट ने बोला कि हम लोग नए ऑर्डर सिक्योर कर रहे हैं मारुति के लिए, आयसर मोटर के लिए, आयसर की जो वोल्वो वाली नई बस है उसके लिए, एंड इसके अलावा टाटा मोटर्स के जो नए नए मॉडल्स को लॉन्च कर रहे हैं उनके लिए इनको नए ऑर्डर मिल रहे हैं, उनके लिए नए ऑर्डर सिक्योर कर रहे हैं। एंड फर्दर इन्होंने आगे ये भी बोला ग्रीन फ्यूल के बारे में बताया कि जो इनका ग्रीन फ्यूल सब्सिडरी है वो जो बेसिकली CNG किट बनाती है, तो ग्रीन फ्यूल का जो इनका सब्सिडरी है बेसिकली वो लाइट एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि उसमें जितने कंपोनेंट लगते हैं, जो पार्ट लगते हैं, बेसिकली वो उनको अलग अलग सोर्सेज से परचेज करते हैं और उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर उनको असेंबल करते हैं एंड इसके बाद वो अपने जो क्लाइंट है उनको सप्लाई करते हैं। तो वो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, उसमें इनका कोई ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आता है। फर्दर आगे मैनेजमेंट ने अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन को लेकर के बात की। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपनी फैक्ट्री के अंदर जो मेन जितने भी कंपोनेंट ये सप्लाई करते हैं अपने क्लाइंट को, उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं। तो उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाना मतलब उस सारे मेन कंपोनेंट्स को अपने खुद के इन हाउस बनाना, मैन्युफैक्चर करना। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में इन्होंने ये बोला कि पहले क्या होता था, कुछ साल पहले तक हम जो पार्ट अपने क्लाइंट को सप्लाई करते थे उन पार्ट्स को क्या करते थे बेसिकली अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे एंड उनको अपने इन हाउस अपने प्लांट के अंदर उनको असेंबल करते थे एंड देन अपने क्लाइंट को सप्लाई करते थे। वो तो ये मतलब पहले कुछ साल पहले तक लगभग 60 to 65% पार्ट्स ये इंपोर्ट करते थे और अपने इन हाउस केवल असेंबली का काम करते थे। लेकिन रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि जो लोकल इंडिया में जो इंडिया से उन्होंने मटेरियल प्रोक्योर करना शुरू किया है और इंडिया से मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद उसको अपने प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है। जो पहले असेंबल करते थे मैन्युफैक्चर करते हैं देन उसको असेंबल करते हैं। लोकल जो मटेरियल होता है वो इंडिया से ये सब परचेज कर रहे हैं। तो अभी के समय में क्या हो गया कि इनका केवल 30 से 35% ही जो पार्ट्स हैं वो ये इंपोर्ट करते हैं और असेंबल करते हैं, बाकी सारा का सारा ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन अपने क्लाइंट को सप्लाई करते हैं।
एंड मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो रेशियो है, ये और भी जो इंपोर्ट का रेशियो है ये और घटता जाएगा, और एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट खुद अपने इन हाउस ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। एंड दोस्तों इन्होंने आगे ये बताया कि लास्ट ईयर में जो इनका डेट था लगभग 770 करोड़ का डेट था, और इसके ऊपर ये इंटरेस्ट 7 to 7.25% पे करते हैं। एंड दोस्तों ये था इनका टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। एंड अगर आप इनका वैल्यूएशन देखें दोस्तों, तो अगर आप देखें तो करेंटली 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर इनका जो पी रेशियो है वो 27 के आसपास निकल के आता है। तो एक ऐसी कंपनी जो 30% का मैनेजमेंट अपना रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है, 30% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी आपको 27 के फॉरवर्डेड पी पर मिल रही है, तो वैल्यूएशन तो मुझे काफी लुक्रेटिव नजर आता है। एंड अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी देखें तो वो भी 0.9 के आसपास आता है। तो 0.9 के पीईजी रेशियो पर अगर आपको कोई कंपनी मिलती है तो मेरे हिसाब से प्राइस टू जो इनका प्राइस है वो ठीक है। कोई महंगी नहीं मिल रहा है, इनका स्टॉक अभी कोई महंगा नहीं मिल रहा है, ठीक है, वैल्यूएशन सही वैल्यूएशन पर कंपनी मिल रही है। बाकी आपका इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आपका अपना रहेगा। आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं फिर किसी नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू।